नमस्कार, जय श्री राम। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। पिछले कुछ समय से देश के मीडिया परिदृश्य में एक अजीब सा माहौल बनता दिखाई दे रहा है, जहां खबरें किसी ठोस सूचना की तरह नहीं, बल्कि संकेतों, इशारों और अधूरी बातों की तरह पेश की जा रही हैं और दर्शक से यह उम्मीद की जा रही है कि वह खुद ही इन अधूरी बातों को जोड़कर कोई निष्कर्ष निकाल ले। टीवी स्टूडियो हो, यूट्यूब चैनल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर जगह कुछ ऐसे शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं जैसे फाइल, खुलासा, तस्वीरें, सब सामने आने वाला है। लेकिन जब दर्शक यह पूछता है कि यह सब किस आधार पर कहा जा रहा है, किस दस्तावेज के आधार पर, किस जांच के आधार पर, तो इन सवालों का कोई सीधा जवाब सामने नहीं आता। इसी अधूरेपन के बीच धीरे धीरे एक नाम चर्चा के दायरे में लाया जाता है, सीधे आरोप के रूप में नहीं बल्कि संकेत के तौर पर, यह कहकर कि हम कुछ कह नहीं रहे, आप खुद समझदार हैं। यह तरीका पत्रकारिता का नहीं बल्कि अफवाह फैलाने का तरीका होता है, क्योंकि पत्रकारिता का काम दर्शक को समझदार मानकर उस पर बोझ डालना नहीं बल्कि तथ्यों को साफ साफ सामने रखना होता है। यहाँ तथ्य की जगह माहौल बनाया जा रहा है और माहौल की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि उसमें सच और झूठ के बीच की रेखा साफ तौर पर धुंधली हो जाती है। आज खबरें पहले की तरह नहीं आती, जहां पहले सूचना दी जाती थी, फिर सवाल उठते थे और फिर जांच होती थी। आज पहले बहस शुरू होती है, फिर आरोपों जैसे संकेत दिए जाते हैं और अगर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आती तो यह कह दिया जाता है कि जानकारी दबा दी गई। यह तर्क बहुत सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, सिर्फ शक पैदा करना पड़ता है और शक जब एक बार पैदा हो जाए तो वह खुद ब खुद तेजी के साथ फैलता चला जाता है। इसी माहौल को और गंभीर दिखाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नाम को बार बार जोड़ा जाता है। वह नाम जो अपराध और सत्ता और रहस्य से पहले से ही जुड़ा हुआ है। यह कहा जाता है कि उस मामले से जुड़ी फाइलें, उनमें बड़े बड़े नाम हैं और फिर बिना यह बताए कि वे फाइलें किस अदालत की हैं, किस जांच एजेंसी की हैं या किस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, दर्शक को यह मानने के लिए छोड़ दिया जाता है कि अगर नाम आया तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। जबकि कानून की भाषा में किसी का नाम आना और किसी का दोषी होना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और यह फर्क समझना पत्रकारिता की बुनियादी जिम्मेदारी है, जो फर्क पत्रकारिता को खुद भी समझना चाहिए और दर्शकों को भी समझाना चाहिए। इसी तरह तस्वीरों का जिक्र किया जाता है या कहा जाता है कि तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि तस्वीरें कब की हैं, किस संदर्भ की हैं और किस मौके की हैं और उस मौके पर वास्तव में क्या हुआ था। अदालतें तस्वीर को कभी अकेले सबूत नहीं मानती, वे उसके संदर्भ, परिस्थितियों और बाकी साक्ष्यों को जोड़कर देखती हैं। लेकिन मीडिया बहसों में तस्वीर को ऐसे पेश किया जाता है जैसे वह अपने आप में पूरा सच हो। यह फर्क न बताना दर्शक के साथ ईमानदारी नहीं है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस चुप्पी की होती है जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की ओर दिखाई देती है। सवाल उठता है कि अगर कुछ है नहीं तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यह सवाल अक्सर यह भूल जाता है कि राजनीति में हर आरोप का जवाब देना कई बार आरोप को ही और बड़ा कर देता है। जब आरोप किसी जांच या अदालत की प्रक्रिया से नहीं आया हो बल्कि संकेतों और अंदाजों से बना हो, तब उस पर प्रतिक्रिया देना उसे वैधता देने जैसा हो सकता है। यही वजह है कि कई बार नेता ऐसे मामलों में संस्थाओं पर छोड़ देना बेहतर समझते हैं ताकि जवाब शोर से नहीं प्रक्रिया से दी जाए। यहां तक पहुंचते पहुंचते यह साफ हो गया कि समस्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक आरोप तक सीमित नहीं है बल्कि उस माहौल की है जिसमें अधूरी जानकारी, इशारे और शक मिलकर सच की जगह ले लेते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल किससे पूछा जाए और किस आधार पर पूछा जाए यह उतना ही जरूरी है। अगर सवाल अदालत और जांच एजेंसियों से हटकर सिर्फ थंबनेल और टीआरपी के सहारे पूछे जाने लगे तो फिर भ्रम पैदा होना तय है। अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह पूरा मामला भारत में अपने आप नहीं उठा, ना ही किसी अदालत के आदेश से शुरू हुआ, ना ही किसी जांच एजेंसी की प्रेस रिलीज से, बल्कि यह एक राजनीतिक बयान से जन्म लेता है जिसे बाद में मीडिया और सोशल मीडिया ने अपने अपने हिसाब से फैलाया और बड़ा किया। भारत में इस विषय पर पहली बार चर्चा तब तेज हुई जब एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी फाइलें और दस्तावेज हैं जिनमें बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल बताए जा रहे हैं
और जिन पर सवाल उठने चाहिए। उस बयान में न किसी का नाम सीधे लिया गया था और न ही अपराध का ठोस आरोप लगाया गया था, लेकिन बयान इतना था कि मीडिया के लिए एक नया नैरेटिव तैयार हो सके। उस बयान के बाद हुआ यह कि टीवी स्टूडियो और यूट्यूब चैनलों ने उसे संदर्भ से हटाकर, बल्कि कहें तो संदर्भ से काट कर पेश करना शुरू कर दिया। बयान का वह हिस्सा जो सावधानी से बोला गया था पीछे छूट गया और आगे आ गया यह सवाल कि अगर इतने बड़े नेता ने ऐसी बात कही है तो जरूर कुछ गंभीर होगा। यहां से बहस का केंद्र यह नहीं रहा कि उस बयान का कानूनी मतलब क्या है, बल्कि यह बन गया कि अगला निशाना कौन होगा। धीरे धीरे संकेतों में यह कहा जाने लगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मामले के तार भारत की राजनीति तक भी पहुंच सकते हैं और इसी इशारों की राजनीति में प्रधानमंत्री का भी नाम चर्चा के दायरे में लाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न तो किसी भारतीय जांच एजेंसी ने कोई औपचारिक बयान जारी किया, न किसी थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज हुई और न ही किसी अदालत में इस विषय पर कोई याचिका दाखिल की गई। इसके बावजूद बहस बढ़ती चली गई, क्योंकि बहस को आगे बढ़ाने के लिए अब कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। राजनीतिक संकेत और मीडिया की व्याख्या ही पर्याप्त मानी जाने लगी। धीरे धीरे यह सवाल उठाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री आखिर इस पर चुप क्यों हैं, जबकि यह साफ नहीं किया गया कि वह किस आरोप पर जवाब दें, क्योंकि आरोप कभी पूरे शब्दों में सामने ही नहीं रखे गए थे। इसके बाद कुछ पुराने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों, तस्वीरों और कथित दस्तावेजों को भारतीय संदर्भ से जोड़ने की कोशिश शुरू हुई। यह नहीं बताया गया कि वे किस संदर्भ में, किस समय के हैं, किस मामले से जुड़े हैं और क्या उनका भारत से कोई प्रत्यक्ष या कानूनी संबंध है भी या नहीं। दर्शक के सामने यह माहौल बनाया गया कि कुछ विदेशी कड़ियां हैं, कुछ नाम हैं और कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। यही वह बिंदु था जहां एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामला भारत में एक राजनीतिक बहस में बदल गया, बिना इस बात की जांच किए कि वह बहस तथ्य पर खड़ी है या सिर्फ संकेतों पर। भारत में यह मुद्दा इसलिए भी तेजी से फैला क्योंकि यहाँ पहले से ही राजनीतिक ध्रुवीकरण मौजूद है। सरकार के आलोचकों ने इसे सवाल के रूप में उठाया और सरकार के समर्थकों ने इसे साजिश या अफवाह के रूप में देखा, लेकिन दोनों ही पक्षों में बहुत ही कम लोगों ने यह पूछा कि क्या इस विषय पर कोई आधिकारिक भारतीय दस्तावेज मौजूद है, क्या किसी विदेशी अदालत ने भारत के किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी की है, या क्या किसी जांच एजेंसी ने इस दिशा में कोई प्रक्रिया शुरू की है। इन बुनियादी सवालों के जवाब आज भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। यहीं से यह स्पष्ट होता है कि भारत में यह पूरा मामला किसी कानूनी ट्रिगर से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक बयान, मीडिया व्याख्या और सोशल मीडिया की आग से पैदा हुआ। यही वजह है कि यह बयान तेज है लेकिन ठोस नहीं, शोर बहुत है लेकिन दस्तावेज नहीं, संकेत बहुत है लेकिन प्रक्रिया नहीं। और जब किसी मुद्दे की बुनियाद इस तरह रखी जाती है तो वह लंबे समय तक चर्चा में रह तो सकता है, लेकिन उसे किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अब जरूरी यह है कि उस अंतर्राष्ट्रीय मामले को बिना भावुकता, बिना सनसनी और बिना यूट्यूब या शोर के समझा जाए। उसका नाम बार बार लिया जा रहा है और जिसके सहारे भारतीय राजनीति में संदेह का माहौल बनाया जा रहा है। यह मामला किसी अफवाह से शुरू नहीं हुआ, बल्कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था के भीतर दर्ज एक वास्तविक आपराधिक प्रक्रिया का हिस्सा था। जेफरी एपस्टीन एक धनी फाइनेंसर था जिसकी सामाजिक पहुंच, राजनीतिक संपर्क और आर्थिक ताकत ने उसे लंबे समय तक कानून की निगाहों से बचाए रखा। लेकिन अंततः उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर आरोप लगे, जिन पर अमेरिका की अदालतों में मुकदमे चले, दस्तावेज बने और गवाहियां भी दर्ज हुई। यह सब सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस पर कोई विवाद भी नहीं। विवाद वहां से शुरू होता है जहां इन कानूनी प्रक्रियाओं को समझने के बजाय उन्हें एक रहस्यमयी फाइल में बदल दिया जाए। यह कहा जाता है कि एपस्टीन की फाइलों में बड़े बड़े नाम दर्ज हैं और यही वाक्य सुनते ही दर्शक के मन में यह धारणा बन जाती है कि जिनके नाम दर्ज हैं वे सब किसी अपराध के हिस्सेदार होंगे, जबकि अदालतों में काम करने का तरीका इससे बिल्कुल अलग होता है। किसी भी आपराधिक मामले में गवाह जब बयान देते हैं तो वे अपने अनुभव बताते हैं या बताते हैं कि वे किन लोगों से मिले, किन जगहों पर गए, किन कार्यक्रमों में कौन कौन मौजूद था। इन बयानों में नामों का आना स्वाभाविक है, लेकिन नामों का आना यह साबित नहीं करता कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया। अपराध साबित करने के लिए अदालत को यह देखना होता है कि उस व्यक्ति की भूमिका क्या थी, उसकी नीयत क्या थी और उसके खिलाफ ठोस सबूत क्या थे। एपस्टीन से जुड़े मामलों में अलग अलग समय पर अलग अलग अदालतों में कई तरह के दस्तावेज सामने आए, जिनमें गवाहियों
के ट्रांसक्रिप्ट, वकीलों के दलीलें और समझौतों से जुड़े कागज और कुछ मामलों में यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल थे। इन दस्तावेजों को एक साथ जोड़कर देखना जरूरी होता है, ना कि किसी एक हिस्से को उठाकर पूरे मामले का निष्कर्ष निकाल लेना। लेकिन मीडिया बहसों में यही किया जा रहा है। किसी दस्तावेज का एक अंश, किसी बयान की एक पंक्ति या किसी तस्वीर का एक फ्रेम दिखाकर पूरे नैरेटिव को खड़ा कर दिया जाता है। तस्वीरों और फ्लाइट लॉग्स की चर्चा इसी अधूरी समझ का हिस्सा है। यह सच है कि एप्स्टीन के साथ या उसके सामाजिक दायरे में कई प्रभावशाली लोगों की तस्वीरें मौजूद थी, और यह भी सच है कि उसके निजी विमान के यात्रा रिकॉर्ड सामने आए। लेकिन कानून की दृष्टि से ना तो किसी के साथ तस्वीरें होना और ना ही किसी विमान में यात्रा करना अपने आप में अपराध है। अदालतें यह देखती हैं कि उस मुलाकात या उस यात्रा के दौरान आखिर हुआ क्या। क्या कोई गैर कानूनी कृत्य हुआ और क्या उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। इस प्रक्रिया के बिना किसी भी नाम को अपराध से जोड़ देना कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत होता है। यहीं पर यह समझना जरूरी होता है कि एप्स्टीन मामला अमेरिका में भी आज तक किसी सर्वग्राही निष्कर्ष तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा, बल्कि वह अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं, समझौतों और जांचों की जटिल मिश्रण में उलझा रहा है। खुद अमेरिका में इस बात पर बहस होती रही कि न्याय कितना पूरा हुआ और कितना अधूरा रह गया। ऐसे में यह दावा करना कि उन मामलों में कोई फाइल सीधे किसी दूसरे देश की राजनीति को बेनकाब कर सकती है, बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या जांच एजेंसी के बयान के, सिर्फ अटकलों पर आधारित होता है। भारतीय संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या किसी अमेरिकी अदालत के किसी दस्तावेज में भारत या भारत के किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप दर्ज है। इसका जवाब अब तक स्पष्ट रूप से नहीं है। ना तो किसी अमेरिकी जांच एजेंसी ने ऐसा कोई आधिकारिक बयान दिया है और ना ही किसी अदालत ने ऐसा कोई निष्कर्ष सार्वजनिक किया है। इसके बावजूद एप्स्टीन मामले को भारतीय राजनीति से जोड़कर जिस तरह पेश किया जा रहा है, वह जांच से ज्यादा सनसनी पैदा करने का प्रयास लगता है। यहाँ समस्या एप्स्टीन के अपराधों को कमतर आंकने की नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि एक जटिल कानूनी मामले को समझने के बजाय उसे आधी जानकारी और अधूरे संदर्भों के सहारे घरेलू राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब दर्शक को यह नहीं बताया जाता कि फाइल क्या होती है, अदालत कैसे काम करती है और सबूत कैसे साबित किए जाते हैं, तब वह स्वाभाविक रूप से भ्रमित होता है और यही भ्रम धीरे धीरे शक में बदल जाता है। इस पूरे हिस्से को समझने के लिए यह साफ हो जाता है कि एप्स्टीन मामला अपने आप में गंभीर था, लेकिन उसे जिस तरह संदर्भ से काट कर पेश किया जा रहा है, वह ना तो कानून के अनुरूप है, ना ही जिम्मेदार पत्रकारिता के। जब तक कोई ठोस आधिकारिक और कानूनी रूप से प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी देश की राजनीति को इस मामले से जोड़ना सिर्फ एक अनुमान है, जांच नहीं। अब यहां आकर यह साफ करना जरूरी होता है कि यह पूरा मामला, पूरा विवाद किसी एक व्यक्ति, किसी एक देश, किसी एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरे मीडिया माहौल का प्रतिबिंब है जिसमें आज हम जी रहे हैं, जहां सूचना से ज्यादा संकेत काम करते हैं और तथ्य से ज्यादा माहौल। जब किसी विषय पर बार बार यह कहा जाने लगे कि सब सामने आने वाला है, लेकिन यह न बताया जाए कि क्या सामने आने वाला है, कहां सामने आने वाला है और किस प्रक्रिया के तहत सामने आने वाला है, तब यह पत्रकारिता नहीं रह जाती, बल्कि दर्शक की कल्पना पर छोड़ा गया एक खेल बन जाती है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस चुप्पी की होती है जो सत्ता के शीर्ष पर दिखाई देती है, और सवाल बार बार उठाया जाता है कि अगर कुछ नहीं तो स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा। यह सवाल सुनने में सरल लगता है, लेकिन राजनीति और कानून की दुनिया में इसका जवाब उतना सरल होता नहीं। हर आरोप का जवाब देना, खासकर तब जब वह आरोप किसी आधिकारिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से नहीं आया हो, कई बार उस आरोप को वैधता देने जैसा होता है। जब आरोप संकेतों, अधूरी बातों और अटकलों पर आधारित हों, तब उन पर प्रतिक्रिया देना उन्हें और फैलाने का काम कर सकता है। यही कारण है कि कई बार राजनीतिक नेतृत्व ऐसे मामलों में संस्थाओं पर छोड़ देना बेहतर समझते हैं, ताकि जवाब शोर से नहीं बल्कि प्रक्रिया से आए। यहाँ एक दूसरी सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र सिर्फ अदालतों और संस्थाओं से नहीं चलता, वह भरोसे से चलता है, और भरोसा तब कमजोर पड़ता है जब लगातार अधूरी जानकारी, इशारे और शक जनता के सामने परोसे जाएं। जब जनता को बार बार यह महसूस कराया जाए कि कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन यह न बताया जाए कि कौन छुपा रहा है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है, तब असमंजस पैदा होता है। यही असमंजस धीरे धीरे गुस्से और अविश्वास में बदल जाता है,
और यही वह स्थिति है जहां मीडिया की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। मीडिया ट्रायल की समस्या यहीं से शुरू होती है। मीडिया ट्रायल का मतलब यह नहीं कि सवाल पूछे जा रहे हैं, बल्कि यह है कि सवालों के जवाब दिए बिना ही निष्कर्ष पेश कर दिए जाए। अदालत में किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले जांच होती है, सबूत पेश होते हैं, जिरह होती है और फिर फैसला आता है। मीडिया ट्रायल में यह सारी प्रक्रिया उलट दी जाती है। पहले फैसला सुनाया जाता है और फिर मेल खाते तथ्यों को ढूंढने की कोशिश की जाती है, और तथ्य नहीं मिलते तो यह कह दिया जाता है कि तथ्य दबा दिए गए। यह तरीका न सिर्फ किसी एक व्यक्ति या संस्था के लिए खतरनाक है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। आज अगर यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि संकेत, तस्वीरें और अधूरी फाइलें किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं, तो कल कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार, कोई भी जज और कोई भी आम नागरिक इसी तरीके से शक के घेरे में लाया जा सकता है। तब फर्क सिर्फ नाम का होगा, तरीका वही रहेगा। यह समझना भी जरूरी है कि एपस्टीन जैसे मामलों ने दुनिया भर में यह सवाल उठाया कि क्या ताकतवर लोगों के खिलाफ न्याय समान रूप से हो पाता है या नहीं। यह सवाल वैध है और इस पर बहस जरूरी है, लेकिन इस वैध सवाल को किसी दूसरे देश के घरेलू राजनीति में बिना ठोस आधार के इस्तेमाल करना उस सवाल की गंभीरता को कम कर देता है। जब हर चीज को सनसनी में बदल दिया जाए, तब असली मुद्दे भी शोर में खो जाते हैं। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सच पीछे छूट जाता है। न समर्थक सच को जानने की कोशिश करते हैं और न ही विरोधी। दोनों पक्ष अपनी अपनी धारणाओं के हिसाब से संकेतों को चुन लेते हैं, लेकिन सच धारणाओं से नहीं बनता। सच दस्तावेजों से बनता है और जांच से बनता है और फैसलों से बनता है। और जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक ईमानदार पत्रकारिता का काम होता है यह स्वीकार करना कि हमें नहीं पता। आज के दौर में हमें नहीं पता कहना शायद सबसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि इससे टीआरपी नहीं आती, व्यूज नहीं आते और सनसनी नहीं बनती। लेकिन लोकतंत्र में यही वाक्य सबसे ईमानदार होता है। जब मीडिया यह स्वीकार करने की क्षमता खो देता है, तब वह सवाल पूछने वाला नहीं बल्कि धारणा बनाने वाला बन जाता है। अंततः यह मामला हमें उसी बुनियादी सवाल पर ले जाता है कि हम किस तरह की खबरें चाहते हैं। क्या हम ऐसी खबर चाहते हैं जो हमें उत्तेजित रखे, डर में रखे और शक में रखे, या हम ऐसी खबरें चाहते हैं जो हमें धीरे धीरे तथ्यों के साथ सच तक ले जाए, भले ही वह सच रोमांचक ना हो। अदालत का सच हमेशा धीमा होता है लेकिन टिकाऊ होता है। थंबनेल का सच तेज होता है लेकिन अक्सर खोखला होता है। अगर हम यह अंतर समझने से इनकार कर देंगे तो हर अगला विवाद इसी तरह चलता रहेगा। हर बार कोई नया नाम, कोई नई तस्वीर, कोई नई फाइल उछाली जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाइए। लेकिन लोकतंत्र में समझदारी का मतलब यह नहीं होता कि हम बिना सबूत कोई भी चीज कैसे भी मान लें, बल्कि यह होता है कि हम सवाल पूछें, प्रक्रिया की मांग करें और निष्कर्ष से पहले प्रमाण देखें। सवाल पूछना जरूरी है लेकिन सही जगह पर, जवाब मांगना जरूरी है लेकिन सही प्रक्रिया से। और जब तक वह प्रक्रिया पूरी न हो, तब तक शोर को सच मान लेना न पत्रकारिता है और न लोकतंत्र। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहे यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।